स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो पार्ट नंबर 7 लेसन नंबर 6 विद्युत परिपथ। आज हम हमारी इस वीडियो में विभवमापी के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आज हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग होगा विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे बोलते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस तरह से की जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में सबसे पहले परिपथ चित्र और एक सिंपल डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा। फिर अंत में मैं आपको इसके रिटर्न्स नोट्स के रूप में आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा से। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स, विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमने सर्वप्रथम एक विभवमापी AB, जिसके साथ हमने प्राथमिक परिपथ के रूप में एक सेल जिसके विद्युत वाहक बल को हमने EP, धन विभव को हमने A से, हमने कुंजी K, धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में विभवमापी AB के साथ जोड़ दिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहलाता है। हमारा उद्देश्य है दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। स्टूडेंट्स, आपके द्वारा ये प्रैक्टिकल स्कूलों में किया जाता है, जिसमें हमारे पास दो प्राथमिक सेलों के रूप में एक लेक्लांसी सेल और एक डेनियल सेल, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी प्रैक्टिकल वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया है। आप उस वीडियो को देखकर इन दोनों सेलों के बारे में काफ़ी कुछ और जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास दो प्राथमिक सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना हमें यहाँ पर करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने विद्युत परिपथ बनाने के लिए इन सेलों के धन विभव को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से, धन सिरों को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से जोड़ दिया, तथा ऋण इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है इनको हमने क्या किया, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ दिया। टर्मिनल 2 से हमारे पास गैल्वेनोमीटर G विसर्पी कुंजी J द्वारा जुड़ा होता है, जिसके द्वारा हम विद्युत परिपथ में संतुलित लंबाई को ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का एक परिपथ व्यवस्था का चित्र है। अब स्टूडेंट्स, इसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी आप उसको ध्यान से समझेंगे। सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, आप कुंजी K में डॉट लगाते हैं, परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, जिससे सेल E1 विद्युत परिपथ में शामिल है, लेकिन सेल E2 विद्युत परिपथ में शामिल नहीं है। अर्थात हम सर्वप्रथम सेल E1 के लिए विद्युत परिपथ में संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम विसर्पी कुंजी J को A और B के मध्य विस्थापित करते हैं। माना हमारे पास वह स्थिति जहां धारामापी में विक्षेप 0 होता है वह L1 दूरी पर प्राप्त होता है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E1, संतुलित लंबाई L1 है, तो हम विभव प्रवणता या विभवमापी के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि E1 प्रोपोर्शनल टू L1 या E1 बराबर होगा XL1। हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि विसर्पी कुंजी 1 और 2 के मध्य से डॉट हटा देते हैं और टर्मिनल 2 और 3 के मध्य डॉट लगा देते हैं। इससे सेल E1 परिपथ से हट गया है और सेल E2 परिपथ में अब शामिल हो गया है। पुनः हम इस सेल E2 के लिए एक नई संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। माना यह लंबाई आपके पास L2 के रूप में प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पहले कहा था, विभवमापी के सिद्धांत से हमारे पास यदि सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2 और संतुलित लंबाई हमें L2 प्राप्त होती है, तो हमें प्राप्त होता है E2 प्रोपोर्शनल टू L2, या हम कह सकते हैं
E2 बराबर होगा XL2, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने तुलना करने के लिए समीकरण 1 में 2 का भाग दिया। आपके पास प्राप्त होगा E1 बराबर XL1 बटे E2 और बटे में XL2। आपको इम्प्लाइज डेट E1 अपॉन E2 बराबर बनता है L1 अपॉन L2। यह आपके पास विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का एक आवश्यक सूत्र है, जिसकी सहायता से आप दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट के रूप में मेरे पास है नोट। यदि आप ये मानिए कि E1 आपके पास ज्ञात सेल है, E2 आपके पास अज्ञात सेल है, तो आपके द्वारा अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, जिसके आधार पर कहते हैं अज्ञात सेल E2 का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात होगा E2 बराबर L2 बटे L1 और इंटू E1। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में आप L1, L2 और E1 का मान रखकर अज्ञात सेल जो कि आपके पास E2 है का विद्युत वाहक बल आसानी से यहाँ ज्ञात किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हमने इस परिपथ व्यवस्था के आधार पर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस तरह से ज्ञात की। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके रिटर्न नोट्स लिखता हूँ, किस तरह से आप इसको अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2021 में आप अपनी बोर्ड परीक्षा में आप इसको कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपको इसके रिटर्न नोट्स देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास रिटर्न नोट्स के रूप में जैसा कि मैंने आपको कहा 3 पॉइंट्स आपके पास बनते हैं। परिपथ चित्र, परिपथ व्यवस्था जिसको आप बनावट के रूप में बोल सकते हैं, और तीसरा होता है क्रियाविधि। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम परिपथ की परिपथ व्यवस्था के बारे में देखेंगे। यह आपके पास है परिपथ व्यवस्था, या बनावट के रूप में आप इसको टॉपिक डालकर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पॉइंटों के रूप में लिखा है। अच्छी कॉपी के लिए, मेरिट होल्डर कॉपी के लिए पॉइंटों में आप लिखते हो किसी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को, तो कॉपी एक इम्प्रेसिव कॉपी बनती है, मार्किंग अच्छी होती है आपकी कॉपी पे। देखिए, पॉइंट नंबर 1 के रूप में हमने कहा विभव मापी AB के साथ, यह आपके पास है विभव मापी AB, जिसके साथ हमने EP विद्युत वाहक बल जिसका कुंजी K और धारा नियंत्रक RH को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य या प्राथमिक परिपथ हमने बनाया। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 के रूप में, जो आपको लगभग सभी अनुप्रयोगों में लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2 के रूप में स्टूडेंट्स हमने कहा कि हमारे पास दो सेल E1 और E2 जिनके धन विभव को या उच्च विभव को हमने विभव मापी के उच्च विभव बिंदु A से जोड़ा है, और ऋण सिरे को हमने द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ा है। पॉइंट नंबर 3 के रूप में हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स टर्मिनल 2 से यह धारा मापी G विसर्पी कुंजी J द्वारा जोड़ा जाता है। इस तरह से आपके पास यह दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का एक परिपथ व्यवस्था आपको तैयार होती है। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी क्रियाविधि के बारे में नोट्स रिटर्न करते हैं, जिसके आधार पर हम कहेंगे सर्वप्रथम आपने क्या किया, कुंजी K को बंद रखते हुए, कुंजी K आपके पास है, यह आपने कुंजी K को बंद रखा और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाते हुए आपने सर्वप्रथम संतुलित लंबाई L1 ज्ञात की। हमने कहा यहाँ पर सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K को बंद करके द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगाकर हमने विसर्पी कुंजी J की सहायता से सेल E1 के लिए संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। इस प्रक्रिया में विभव मापी के सिद्धांत से E1 प्रोपोर्शनल टू L1 या E1 बराबर XL1, यहाँ X आपके पास विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रक्रिया नंबर 2 के रूप में क्या कहते हैं कि आप यहाँ से 1 और 2 के मध्य से डॉट हटा दीजिए और 2 और 3 के मध्य डॉट लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपके पास सेल E1 परिपथ में से हट जाता है और सेल E2 उसकी जगह परिपथ में जुड़ जाता है। तो हमने कहा
1 और 2 के मध्य से डॉट हटाकर 2 और 3 के मध्य हम डॉट लगाते हैं। तो इस प्रक्रिया में आपके पास सेल E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 बनती है। तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2 या E2 बराबर बनता है XL2। हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। हमने समीकरण 1 में 2 का भाग दिया, जिससे हमें प्राप्त होता है E1 बटे E2 बराबर होगा L1 बटे L2, जिसे हमने समीकरण नंबर 3 नाम दिया है। उपरोक्त समीकरण जो आपके पास प्राप्त हुई है सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात है, जिसमें हमें संतुलित लंबाई अनुपात के रूप में प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात संतुलित लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था जब हम एक्सपेरिमेंटली सोल्व कर रहे थे एक क्वेश्चन को, कि यदि आपके पास इन 2 सेलों में से एक सेल अज्ञात हो तो आप इस फॉर्मूले का किस तरह से उपयोग करेंगे। मैंने आपको कहा यदि प्रथम सेल E1 एक मानक सेल है। मानक सेल का अर्थ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात है और लंबे समय तक नियत बना रहता है, मानक सेल कहलाता है। सेल E2 जो कि हमारे पास अज्ञात सेल है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसी परिस्थिति में इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल लिखा जा सकता है E2 बराबर L2 बटे L1 और इंटू E1। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में आप L1, L2 और E1 का मान रखकर अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है का मान आपके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप विभव मापी के प्रथम अनुप्रयोग जिसको हमने पढ़ा, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना आसानी से इस सूत्र का उपयोग करके उपयोग में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास विभव मापी का अनुप्रयोग नंबर 2 है, विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट अनुप्रयोग में हमने सीखा कि 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस तरह से की जा सकती है। अब हम जो प्राथमिक सेल आपको दिया गया है उसका आंतरिक प्रतिरोध आपके द्वारा किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, सबसे पहले हम उसकी परिपथ व्यवस्था को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, यह हमारे पास है विभव मापी AB, जिसमें हम एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमारे पास है EP के रूप में, हमारे पास कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य या प्राथमिक परिपथ हमने बनाया। स्टूडेंट्स, एक वह सेल जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसके हमने उच्च विभव को विभव मापी के उच्च विभव बिंदु A से हमने जोड़ा है। ये सेल E है आपके पास, तथा ऋण इलेक्ट्रोड को हमने गैल्वेनोमीटर G द्वारा विसर्पी कुंजी J से जोड़ दिया है। ये ठीक है स्टूडेंट्स। हमने एक और यहाँ परिपथ व्यवस्था बनाई, जिसमें हमने ये कहा कि एक प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को हमने सेल E के समांतर क्रम में जोड़ा है। स्टूडेंट्स, एक बार परिपथ व्यवस्था को आप दोबारा से समझिएगा। सर्वप्रथम हमने विभव मापी AB के साथ एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH है को हमने श्रेणी क्रम में विभव मापी AB के साथ जोड़ दिया है। प्राथमिक सेल जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसके धन सिरे को हमने विभव मापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण सिरे को या ऋण इलेक्ट्रोड को हमने गैल्वेनोमीटर या धारा मापी G द्वारा विसर्पी कुंजी J से जोड़ दिया है। हमने एक प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को सेल के जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है के समांतर क्रम में जोड़ा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से यह आपके पास इसकी एक परिपथ व्यवस्था है। अब हम इसकी क्रियाविधि को किस तरह से संपन्न करेंगे जिसके द्वारा हम इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सर्वप्रथम आप कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं।
जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। अब परिपथ में धारा प्रवाह होने पर हमने कुंजी K2 को खुला रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस सेल E के लिए हमें एक संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है। तो हमने कहा कि यह वह अवस्था है जहां संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, अर्थात धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। तो यदि हमारे पास इस सेल का विद्युत वाहक बल E है तो संतुलित लंबाई L1 है, तो विभवमापी के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू L1 या E बराबर होगा XL1। हमने नंबर 1 इसको नाम दिया। अब एक बार और रिपीट सुनिए इसको। सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद तथा K2 को खुला रखते हुए सेल E के लिए हम संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम विसर्पी कुंजी को AB के मध्य विस्थापित करते हैं और एक ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं जहां धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाता है। माना यह लंबाई हमें L1 स्थिति पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में E प्रोपोर्शनल टू L1 या E बराबर हो जाता है XL1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रतिरोध बॉक्स RB से एक इच्छित प्रतिरोध, इच्छित मतलब है अपनी इच्छा अनुसार एक प्रतिरोध उपयोग में लेते हैं और कुंजी K2 को हम बंद कर देते हैं, जिससे आपके द्वारा इस परिपथ में धारा का चालन किया जाता है। अब हमने जो प्रतिरोध R यहाँ उपयोग में लिया, इस प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा उसका मापन करने के लिए हमने विसर्पी कुंजी J को पुनः A और B के मध्य विस्थापित करते हुए एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी लंबाई हमने ज्ञात की जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। तो माना यह लंबाई आपके पास बनती है L2। तो ऐसी अवस्था में प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रोपोर्शनल टू L2 या V बराबर बनता है XL2। समीकरण नंबर 2। आप एक बार दोबारा सुनिए इसको। हमने कुंजी K2 को भी बंद करते हुए प्रतिरोध RB से एक इच्छित प्रतिरोध R का उपयोग किया। इस अवस्था में प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा उसका मान ज्ञात करने के लिए हमने पुनः विसर्पी कुंजी J को A B के मध्य विस्थापित किया और हमने वह स्थिति ज्ञात की जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। माना बिंदु A से यह स्थिति हमें L2 लंबाई पर प्राप्त होती है, तो ऐसी अवस्था में प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रोपोर्शनल टू L2 या V बराबर XL2 हमें प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, हमने आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी है लेसन नंबर 5 में, जिसकी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आप उसको वीडियो को देखकर आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा को आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारे द्वारा डायरेक्ट फॉर्मूला उपयोग में लिया जाएगा। स्मॉल r बराबर होगा E माइनस V बटे V और इंटू R। नंबर 3 समीकरण 1, 2 व 3 से आपको प्राप्त होता है स्मॉल r बराबर E का मान रखा XL1 माइनस XL2 बटे XL2 और इंटू R। आपके पास बनेगा स्टूडेंट्स स्मॉल r बराबर x कैंसिल हो जाता है, L1 माइनस L2 बटे L2 और इंटू R। ये स्टूडेंट्स आपके पास विभवमापी के द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त होता है। इस समीकरण में आप L1, L2 और R का मान रखकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके रिटर्न नोट्स के रूप में किस तरह से आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, विभवमापी के रिटर्न नोट्स के रूप में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है परिपथ व्यवस्था, जिसमें हमने विभवमापी AB के साथ बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया है। हमने यहाँ चित्र में आपको दर्शाया भी है और यह आपके पास प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ लगभग हर अनुप्रयोगों में आपके द्वारा बनाया जाएगा।
रिटर्न नोट्स के रूप में हमने लिखा है, विभवमापी तार के साथ श्रेणी क्रम में सेल EP कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया गया है। पॉइंट नंबर 2 के रूप में स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से तथा ऋण सिरे को हमने गैल्वेनोमीटर G द्वारा विसर्पी कुंजी J से जोड़ा है। देखिए आप चित्र में कि यह वह सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण सिरे को धारामापी G द्वारा विसर्पी कुंजी J से जोड़ा है। पॉइंट नंबर 3 के रूप में, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स आपके पास है, ये इलेक्ट्रोड, इनके समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को यहाँ जोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की एक परिपथ व्यवस्था तैयार होती है, जिसका उपयोग करके हम परिपथ व्यवस्था को तैयार करते हैं और हम आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को दोबारा एक बार और मैं अपनी लैंग्वेज में रिपीट करता हूँ। विभवमापी AB के साथ हमने सेल EP कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य परिपथ बनाया। सेल E जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण इलेक्ट्रोड को हमने धारामापी G द्वारा विसर्पी कुंजी J से जोड़ा है। एक अन्य परिपथ जिसमें हमने प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को सेल के समांतर क्रम में जोड़ा है। कुंजी K2 आपके पास जोड़ी गई है सेल E के समांतर क्रम में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी क्रियाविधि किस तरह से हम इसका उपयोग करके सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्रियाविधि को पढ़ने के लिए हमने सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद तथा हमने कुंजी K2 को खुला रखते हुए परिपथ में धारा प्रवाहित की। इस अवस्था में आपके पास मानक सेल E के लिए संतुलित लंबाई L1 हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने विसर्पी कुंजी J को A और B के मध्य विस्थापित किया और एक ऐसा बिंदु तलाश किया जहां धारामापी में विक्षेप 0 हो जाता है। माना यह लंबाई हमारे पास L1 प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे पास यदि संतुलित लंबाई L1 है तो E प्रोपोर्शनल हो जाता है L1 या E बराबर x L1। यहाँ x हमारे पास विभव प्रवणता कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 के रूप में अब हम क्या करते हैं कि इस प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए कुंजी K2 को बंद कर देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स से एक इच्छित प्रतिरोध हम R उपयोग में लेते हैं। इस अवस्था में इस प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके लिए हम यहाँ संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पुनः विसर्पी कुंजी J को AB के मध्य विस्थापित करते हैं और इस प्रक्रिया में हम संतुलित लंबाई L2 को ज्ञात करते हैं। यदि उत्पन्न विभवांतर V और संतुलित लंबाई L2 है तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू L2 या V बराबर x L2, समीकरण नंबर 2। अब चूँकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर E माइनस V अपॉन R। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी E x L1 V x L2। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास बनता है समीकरण 1, 2 और 3 से स्मॉल r बराबर x L1 माइनस x L2 अपॉन x L2 इंटू R। x को हम कॉमन लेते हैं, x हमारे पास कैंसिल हो जाता है और हमारे पास फार्मूला बनता है स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस फार्मूले में आप L1, L2 और कैपिटल R का मान रख कर दिए गए सेल का प्राथमिक प्रतिरोध आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए और अधिक से अधिक शेयर करके लाइक और कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू।